ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो केमिस्ट्री को लेकर है। आज हम केमिस्ट्री में जो बात करने जा रहे हैं वो डिफ़ेक्ट ऑफ मॉडल, बोहर्स मॉडल के बारे में बात करेंगे। बोहर्स के मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स भी मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जो उनकी थ्योरी थी उसकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ इस चीज़ के लिए हुई थी कि उन्होंने जो है सिंगल आइटम के ऊपर या सिंगल ऑर्बिट आइटम के ऊपर ही डिस्क्रिप्शन दी थी, और उनका जो फर्दर जो एक्सप्लेन किया गया जब स्पेक्ट्रा को, तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन यानी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन फाने होने या मल्टीपल जिसे कहना चाहिए कि रिवोल्यूशनरी बैजेस मौजूद थे जिस आइटम्स के अंदर, वहाँ ये अपना किरदार सही से निभा नहीं सकी। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर इसके ड्रॉबैक समझा या इसको कमज़ोरी समझा कि इन्होंने सिर्फ सिंगल आइटम को ही डिफ़ाइन किया। इन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया किस चीज़ को, इन्होंने आपकी उस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं किया कि जो आपके पास मल्टीपल आइटम्स हों, यानी मल्टीपल आइटम्स आपके पास मौजूद हों, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, वहाँ पर आपने इसकी डेफिनेशन को कंसाइज नहीं किया। दूसरा इनका जो डिफेक्ट बना सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो स्पेक्ट्रल लाइन थी उनके बारे में ये क्लियर कंसाइज नहीं कर सके, क्लियर बता नहीं सके कि ये किस तरह से जो है वो अपना मदार में घूम रही हैं। अगर वो मदार में रिवॉल्व कर भी रही हैं तो अगर वो हाई रिवोल्यूशनरी किसी ऑर्बिट के अंदर हैं तो वहाँ वो अपना क्या किरदार निभा रही हैं, और जब वो किसी लो ऑर्बिट के अंदर एनर्जी लेवल के अंदर हैं तो वहाँ वो अपना क्या किरदार अदा कर रही हैं। तो ये जो एबिलिटी थी, ये एबिलिटी ये शो नहीं करा सके, जिसकी वजह से यहाँ इसको एक डिफेक्ट समझा जाता है। फिर अगर इसके डिफेक्ट की बात कर लेते हैं तो इसका फर्दर डिफेक्ट ये भी था कि इन्होंने उसकी नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में भी कोई एक्यूरेसी नहीं दी थी कि कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एक शेल के अंदर या एक ऑर्बिट के अंदर से इमिट होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ इनकी ड्रॉबैक बनी। फिर फर्दर जब इन पर थ्योरीज की गई तो ये चीज़ डिफ़ाइन की गई। फिर इनमें जो एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम आई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई, इन्होंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन की एक्सप्लेनेशन नहीं की। जैसे कि स्टार्क इफेक्ट को देख लें और हम बात कर लें मीज़ान इफेक्ट की, तो ये दो इफेक्ट्स है जो बड़े इंपॉर्टेंट इफेक्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बात की। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बात ये की ज़ीमान इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बात करता था, और स्टार्क इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर बात करता था। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जब हमने स्पेक्ट्रल लाइन को स्टडी किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वहाँ उनकी इमिशन जो है वो कम हो गई, और उनको देखा गया कि वहाँ पर उनकी इमिशन जो है वो कम रही और रेडिएशंस बहुत कम नज़र आई। तो इस वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सप्लेनेशन थी वो बोहर्स नहीं दे पाए थे, वो उनकी एक कमी मानी गई। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम ज़्यादा हैवी चार्ज अप्लाई करते हैं और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से उस रे को गुजारते हैं तो वो वहाँ भी अपना जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनका शेडो जो है बहुत कम शो कराती है। इसकी वजह से जो है ये यहाँ भी इनका एक फ्लॉ समझा जाता है कि इन्होंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की थी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ्लॉ एक और भी देखा गया है, जो फ्लॉ डी बोर्गाइल लॉ जब आया, डी बोर्गाइल लॉ के बाद हमें ये देखने को मिला कि हमारे पास जो है वो एक और नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि इन्होंने उसमें जो एटम था, एटम के अंदर उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था उसको तो उन्होंने कह दिया कि ये न्यूक्लियस का ही हिस्सा है या न्यूक्लियस से ही इसकी एनर्जीज मिलती हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने वेव लाइक नेचर जो है इलेक्ट्रॉन की नहीं बताई कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव लाइक नेचर है वो क्या है। यानी वेव लाइक नेचर की समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है कुछ रेडिएशन इमिट करता है। अब उस रेडिएशन की जो इमिशन है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरह की वो रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है। जैसे प्रोटॉन भी कुछ इमिट करता है और कुछ जो है इमिट करने के लिए हम देखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन भी करता है। उस इमिशन के बारे में भी इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, जिसकी वजह से इनको हम एक फ्लॉ कंसीडर करते हैं। ये हमारे लिए कमज़ोरी भी साबित होता है। अब उसके बाद क्या हुआ, इनका जो डिफेक्ट रहा वो डिफेक्ट ये भी रहा कि इन्होंने स्पेक्ट्रल मैकेनिज़्म यानी क्वांटिटाइज मैकेनिक्स के ऊपर बात नहीं की। देखिए बेसिकली उस वक्त ये क्वांटिटाइज मैकेनिक्स की जो थ्योरी थी वो प्रिपेयर नहीं हुई थी, तो जब वो प्रिपेयर नहीं हुई थी तो उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते थे। लेकिन इन्हीं के मॉडल से जो दो साइंटिस्ट थे, जैसे कहना चाहिए स्कॉर्डिंगर और हिंसबर्ग ने इसको स्टडी किया, और उनका अनसर्टेनली प्रिंसिपल इसलिए कहा जाता
आता है क्योंकि उन्होंने जो है कुछ चीज़ें नोटिस की, तो उस नोटिस को जो है उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया। जब वो एक्सप्लेनेशन आई तो पता चला कि जी बोहर ने इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इस वजह से इसको भी एक डिफेक्ट कंसिडर किया गया। तो यहाँ ये कंडीशन समझना ज़रूरी है क्योंकि आपको बीइंग ए केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, ये तमाम जो लॉज हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो वो बेसिकली जो यहाँ जो नाम लिए गए हैं या जो चीज़ें बताई गई हैं आपको, ये बताई इसीलिए गई हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके बाद जो प्रिंसिपल्स आए उन प्रिंसिपल्स के अंदर ये थ्योरी किस तरह से डिफेक्टेड हुई।